Good morning. Good morning, everybody. In last class, we have learned about the different types, the different methods of patterns of feeding and digestion in invertebrates. Today, we will deal with some examples. पिछली बार मैं हमने पढ़ा था कि पूरे invertebrates फाइलम में किस टाइप के जो डिफरेंट फाइलम ऑफ इन्वर्टिब्रेट्स हैं उसमें किस टाइप के पैटर्न होते हैं फीडिंग के अलग और डाइजेशन के अलग. क्लियर? Today we will see some examples. It is not possible to deal with every phylum example, but some general examples we will deal. उसमें सबसे पहले है माइक्रोफैगी इन अमीबा. Amoeba, you know, it is a member of phylum Sarcodina of some kingdom Protozoa. They are unicellular organisms और marine भी हो सकते हैं, fresh water हो सकते हैं और they are entirely heterotrophic. और उनके जो food होते हैं वो small organisms like bacteria, algae, small diatoms और छोटे छोटे larvae of some copepod larvae and nematode larvae भी रहते हैं. So how did the amoeba feed? Amoeba is a non-ciliate. Amoeba में पता है कि cilia नहीं होता, pseudopodia होता है, flagella नहीं होता. Therefore, amoeba is a non-ciliate and non-flagellate organism, and it is wholly dependent on its membrane. If you remember कि pseudopodia से कैसे वो engulf करते हैं, अगर आप पहले की क्लास हो आपको याद होगा in your earlier classes, the cell membrane acts according to the quality of food. और जिस तरह का क्वालिटी रहता है फूड का उसी टाइप का उनका मेम्ब्रेन चेंज हो जाता है. तो द एक्शन ऑफ द मेम्ब्रेन फॉर फीडिंग पर्पस कैन बी डिस्क्राइब्ड एज परमिएशन. अगर परमिएशन किसको कहते हैं कि द सेमी परमिएबल सेल मेम्ब्रेन रिसीव द स्मॉल ऑर्गेनिक मैटर जैसे सॉल्ट है, आयन है एंड अदर मॉलिक्यूल जैसे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में ट्रांसफर होता है, देन इट इज नोन एज परमिएशन. इट इज मे बी पैसिव डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट. इन पैसिव में क्या होगा? इन दिस प्रोसेस द सॉल्युबल मटेरियल्स लाइक शुगर, अमाइनो एसिड्स ये डिफ्यूज कर जाएंगे अलोंग टू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. अगर अलोंग टू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डिफ्यूज करते हैं देन इट इज नोन एज पैसिव. प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी आप लोग एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट पढ़ रहे हैं. द सेम थिंग इज दैट. एंड मूव इनटू द लेस कंसंट्रेशन, मतलब हाई कंसंट्रेशन से लेस कंसंट्रेशन gradient move into the less concentrated protoplasm from the highly concentrated surroundings. Active transport में क्या होता है? The protein channels of the cell membrane function as energy required. मतलब वो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है मूव करते हैं तब उसको वहां पे एनर्जी रिक्वायर होती है. एक्टिवली ट्रांसपोर्टिंग सर्टेन मॉलिक्यूल्स और मूविंग आयंस इन और आउट, अंदर लाने के लिए या बाहर लाने के लिए. और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के जब अगेंस्ट डिफ्यूजन होता है या ट्रांसपोर्ट होता है तो वहां पे एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है. तो परमिएशन दो हो गए, पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट. अब एंडोसाइटोसिस. एंडोसाइटोसिस मतलब इन दिस प्रोसेस बाहर से एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल एंटर द सेल विथ द इन्वेजिनेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन. मतलब सेल मेम्ब्रेन कैसे इन्वेजिनेट करके उसको इनगल्फ करता है. द इन्वेजिनेट पोर्शन अल्टीमेटली पिंच ऑफ इंटरनली और वो अंदर से जाके पिंच ऑफ होता है जो कि फूड वैक्यूल फॉर्म करता है. It forms the food vesicles. So there are two basic types of endocytosis. Endocytosis भी दो तरह के होते हैं, specific and non-specific. Specific endocytosis को और it is also an receptor mediated endocytosis. मतलब कि यहाँ पे एक receptor molecule होगा जो कि food को या जो incoming है उसको पकड़ने के लिए. तो ये specific हो गया. This process proteins and other macromolecules at a faster rate than predicted by the concentration gradient. This substance में क्या है? Because it is an receptor mediated, तो ये bind करेंगे specific membrane receptors पे before they are taken into vesicles. अभी फिगर में आप देख सकते हैं, अभी मैं नेक्स्ट स्लाइड में फिगर दिखाऊंगी.
तो अगर वो एक रिसेप्टर के हेल्प से अगर अंदर जा रहे हैं, देन इट इज रिसेप्टर मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस, इट इज आल्सो नोन एज आरएमई, और इट इज स्पेसिफिक, बिकॉज ये स्पेसिफिक हो गया, रिसेप्टर हर के लिए अलग होता है। नॉन स्पेसिफिक एंडोसाइटोसिस हो गया कि एनी टाइप ऑफ डिसॉल्व्ड और फ्लोटिंग ऑर्गेनिक जो भी है वो मटेरियल अगर इनगल्फ किया जाता है तो उसको हम लोग नॉन स्पेसिफिक कहते हैं। अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ फूड, अगर नेचर ऑफ फूड के अनुसार फिर हम लोग नॉन स्पेसिफिक एंडोसाइटोसिस को दो तरह से, पिनोसाइटोसिस एंड फैगोसाइटोसिस, दो तरह से डिवाइड करते हैं। एंडोसाइटोसिस, I summarize again, endocytosis is of two types, specific endocytosis or receptor mediated endocytosis, in which a receptor is needed for a specific molecules, and another one is non-specific endocytosis, in which anything that is dissolved or floating organic materials are taken in this process, and this can be of two types, pinocytosis and phagocytosis. पिनोसाइटोसिस क्या है फिर? वाटर, आयंस एंड स्मॉल मॉलिक्यूल्स। पिनोसाइटोसिस में लिक्विड मटेरियल है या छोटे छोटे जो है, अगर उसको एक इन्वेजिनेट किया जाता है तो ये पिनोसाइटोसिस होते हैं, जिसमें स्मॉल मॉलिक्यूल्स ऑफ शुगर है, प्रोटीन है, एब्जॉर्ब हो जाते हैं दिस प्रोसेस में। इन दिस प्रोसेस क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट्स इनटू द साइटोप्लाज्म, and then dissolved food with water enters into the invaginated portion. The rate of uptake is in simple proportion to the external concentration of the material is absorbed. और उसके बाद invaginated जो pit होता है वो pinch off होके निकल जाता है. You can see here in the figure. A is an receptor mediated endocytosis, and this one is पिनोसाइटोसिस एंड दिस वन इज फैगोसाइटोसिस। अब यहाँ पे देख सकते हैं रिसेप्टर बाउंड फूड पार्टिकल, ये रिसेप्टर है, ये सब जो दिख रहे हैं आपको बाहर सेल मेम्ब्रेन पे, ये रिसेप्टर्स हैं, और ये इसके साथ फूड पार्टिकल्स बाउंड होके अंदर वेसिकल में पिंच ऑफ हो जा रहे हैं। दिस इज रिसेप्टर मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस। और ये पिनोसाइटिस स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं, ये देखिए ये यहाँ पे इन्वेजिनेट हो जाते हैं और ऐसे पिंच्ड ऑफ हो जाते हैं इन्वेजिनेटेड वेसिकल्स में। और फैगोसाइटोसिस में क्या होता है? लार्ज, यहाँ पे देखिए ये छोटे छोटे फूड मटेरियल्स हैं, और फैगोसाइटोसिस में लार्ज पार्टिकल्स होते हैं। ये फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन आपने पढ़ा होगा अमीबा में, उसी का है ये फूड वॉल्क्यूल। ये फैगोसाइटोसिस से अगर हुआ तो दिस फूड वॉल्क्यूल इज कीप ऑन रोटेटिंग, इसमें डाइजेशंस होते हैं, डाइजेशन होता है और एसिमिलेशन होता है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है। यहाँ पे ये फूड वॉल्क्यूल का फॉर्मेशन हुआ, फिर पिंच ऑफ हो गया, और ये मूवमेंट करते हैं पूरे बॉडी में, फिर यहाँ डाइजेशन हो रहा है, और डाइजेशन के बाद देखिए डाइजेस्टेड फूड मटेरियल के एब्जॉर्प्शन हो रहा है, और जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल बच रहे हैं वो एक्सोसाइटोसिस के थ्रू बाहर निकाल जाते हैं। फैगोसाइटोसिस मैंने अभी बताया था कि फैगोसाइटोसिस इज द प्रोसेस बाय विच सर्टेन लिविंग सेल्स phagocytes ingest or engulf other cell or particles. ये बड़े होते हैं उससे। The phagocyte may be a free living one celled organism हो सकते हैं, one of the body cell होते हैं, white blood cells होते हैं। इम्यूनिटी में आप लोग देख सकते हैं, इम्यून सिस्टम में phagocytosis is the most important process. Such as amoeba, sponges, lower animals में you can see phagocytosis is the mean of feeding. जो lower animals हैं उसमें phagocytosis जो है वो mean of feeding है. In higher animals, phagocytosis, अभी मैंने जैसे बात की, higher animals में phago is chiefly a defensive reaction against infection and invasion of the body by foreign substance. Higher animals में phagocytosis कहाँ देखने को मिलता है? Immune system में, जब वो कोई foreign body को जो which is new to our body उसको engulf कर देते हैं। लेकिन lower animals में, पोरिफेरंस में और स्पॉन्जेस में और अमीबा प्रोटोजोन्स में, दिस इज द मीन ऑफ फीडिंग। ये मेनली मीन ऑफ द फीडिंग है, जो कि लास्ट ये सब फिगर में हमने डिस्कस किया, वेदर इट इज मीन ऑफ पिनोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस, जिसके भी थ्रू हो, ये भी वही चीज है। यू कैन सी
फूड पार्टिकल्स जा रहे हैं, फिर यहाँ पे इनगल्फ हो जाते हैं, फॉर्मेशन ऑफ फूड वैक्यूल विद इन द सेल, फ्यूजन ऑफ लाइसोसोम। लाइसोसोम इनके साथ क्यों फ्यूज करेगा? फॉर द डाइजेस्टिव एंजाइम्स, डाइजेशन के लिए, और डाइजेशन ऑफ एब्जॉर्ब फूड मटेरियल के लिए। दिस इज ऑल्सो अ diagrammatic representative of formation of food vacuole. Now, what is the process of digestion in invertebrates? Invertebrates में जैसे इन अमीबा में ingested food occupies vesicle, vesicle बन जाता है जिसको हम लोग food vacuole कहते हैं in the protoplasm. The food vacuole initially contains both food and fluid. At the beginning, food vacuoles decrease in size due to diffusion of fluid. साइटोप्लाज्म में बाहर निकलने की वजह से उसकी साइज घट जाती है। एट दिस स्टेज द एसिडिटी ऑफ वैक्यूल इज नियरली एसिडिक होता है, और ये एसिडिटी जो है 5.6 के अराउंड होता है। ये एसिडिक होना जो अंदर जिस फूड को उसने प्रे को लिया है उसके डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। आफ्टर दैट द पीएच ऑफ द वैक्यूल इंक्रीजेस, उसके बाद पीएच इंक्रीज हो जाता है अबाउट 7.3। दिस इज व्हाई दिस इज ड्यू टू द इनफ्लो ऑफ फ्लूइड फ्रॉम द लाइसोसोम। अभी लाइसोसोम से होगा क्योंकि वो डाइजेस्टिव एंजाइम के लिए उसके साथ अटैच हो जाते हैं या फ्यूज हो जाते हैं। लाइसोसोम्स कम इन कांटेक्ट विद द फूड वैक्यूल, फ्यूज हो जाते हैं उनके साथ, एंड रिलीज इट्स कंटेंट, और जो उनका कंटेंट होता है डाइजेस्टिव कंटेंट उनको फूड वैक्यूल में रिलीज कर देते हैं। और लाइसोसोमल फ्लूइड क्या कंटेन करते हैं? हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, एंड दिस एंजाइम्स परफॉर्म द डाइजेशन ऑफ द किल्ड प्रे। जो प्रे मर गया था ड्यू टू द लो एसिडिक, मतलब 5.6 एसिडिक की वजह से जो मर गया था उसको वो डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, until there remains only a small residue, जब तक कि एक पूरा लगभग डाइजेस्ट नहीं हो जाए और अनडाइजेस्टेड मटेरियल उसमें नहीं बचे। नाउ द प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन, जो डाइजेस्टिव मटेरियल हो गया जो अंदर है फूड वैक्यूल के, वो डिफ्यूज हो जाएंगे फूड वैक्यूल से इनटू द साइटोप्लाज्म। और साइटो अभी मैंने ये सारा फिगर से एक्सप्लेन कर दिया है। where they may be used in metabolism by other organelles, और जहाँ पे वो अदर ऑर्गेनिल्स के लिए यूज करने के लिए काम लगता है, जैसे फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन एंड लिपिड। और जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल है वो एक्सोसाइटोसिस के थ्रू बाहर आ जाएगा। आगे हम लोग थोड़ा सा एक और एग्जांपल हाइड्रा का देख सकते हैं। यू कैन सी इन द फिगर, टेंटेकल से प्रे को कैप्चर करके फिर माउथ में इनगल्फ करता है। तो वो सबसे पहले क्या करता है हाइड्रा? रिकॉग्नाइज द प्रे। द निडोसील ऑफ द निडोसाइट, ये जो इसके निडोसील है, एट द फर्स्ट दे रिकॉग्नाइज द प्रे, एंड द केमिकल और जो मैकेनिकल स्टिमुली है फ्रॉम द प्रे, वो कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं? क्या केमिकल और मैकेनिकल स्टिमुलाई फ्रॉम प्रे से जो निडोसील में आता है उससे, और वो अपनी दिस स्टिमुलाई को ट्रांसफर करते हैं इंटीरियर में। उसके बाद जैसे ही ये होता है, दे डिस्चार्ज द नेमेटोसिस्ट आफ्टर गेटिंग द स्टिमुलस from the nidocyl. A sudden release of calcium within the capsule occurs. Water rushes into the capsule and the intracapsular pressure rises. And this pressure क्या होता है? Plus some intrinsic tension within the capsule itself causes the operculum और जो निमेटोसाइट्स का operculum है या फ्लैप को खोलने में मदद करता है। And then the thread event, उसके बाद जो thread आता है वो the nerve cell connection spread the information to nearby nematocyst to work according, और ये एक nematocyst से दूसरे nematocyst में ये जो स्टिमुलस है वो कन्वे हो जाता है। थर्ड क्या होता है? पैरालाइजिंग द प्रे। आफ्टर इजेक्शन, जैसे ही nematocyst बाहर आएगा, आफ्टर इजेक्शन द पेनिट्रेंट nematocyst pierce the body of prey, ठीक है, बॉडी ऑफ प्रे को पियर्स करेगा और उसके अंदर टॉक्सिन इंजेक्ट करेगा, एंड दिस ये टॉक्सिन जो है ये पैरालाइज कर देगा प्रे को। ड्यूरिंग पैरालिसिस द प्रे इज केप्ट विद इन द टेरिटरी ऑफ टेंटेकल बाय द नेमेटोसिस्ट। अभी हमने फिगर में देखा था, ये देखिए, ये अपने यहीं पे इसको पकड़ के रखेगा। उसके बाद ट्रांसफर ऑफ द प्रे इनटू द माउथ। अब ये प्रे after injecting the toxin into the prey, they transfer it into the mouth. A fully paralyzed prey is entangled, उसको पूरे टेंटेकल से एंटेंगल करके माउथ के नियर लाया जाता है। द टेंटेकल होल्डिंग द प्रे कॉन्ट्रैक्ट एंड बेंड ओवर द माउथ, वो कॉन्ट्रैक्ट करके माउथ के ऊपर बेंड करते हैं ताकि ट्रांसफर माउथ में ट्रांसफर हो सके फूड।
और उसके बाद द प्रे इज देन एनगल्फ्ड बाय द मूवमेंट ऑफ हाइपोस्टोम, और मूवमेंट ऑफ हाइपोस्टोम और माउथ, यू कैन गो थ्रू द स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रा। हाइपोस्टोम और माउथ के मूवमेंट से वो एनगल्फ करते हैं, और पेरिस्टालिटिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द बॉडी वॉल, वो जो है उसको बॉडी वॉल फोर्स करती है प्रे इनटू द सिलेंट्रॉन में लाने को, और सिलेंट्रॉन के अंदर में डाइजेशन स्टार्ट होता है। तो डाइजेशन कैसा होता है हाइड्रा में? बोथ एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रासेलुलर डाइजेशन आर प्रेजेंट इन हाइड्रा। इन द सिलेंट्रॉन एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन बाहर होगा क्योंकि सेल्स के बाहर, और इंट्रासेलुलर डाइजेशन कहाँ होगा? विद इन द cells of the cylindrical wall. In case of hydra, both these hydros digestion are enzymatic. दोनों कोई भी या तो इंट्रासेलुलर हो या एक्स्ट्रासेलुलर हो, both are enzymatic, that is chemical, मतलब एंजाइम का सिक्रीशन होगा उसके बाद डाइजेशन होगा। So therefore there are some specialized cells which secretes the different component of chemical. What are the cells responsible for extracellular digestion? There are some enzymatic glands which discharge proteolytic enzymes. Proteolytic enzymes जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करेंगे। These cells are present in between nutritive muscular cells of coelentron wall. जो nutritive muscular cells है, for this you have to go through the structure of hydra. So please recall all the structure of invertebrates to understand these things. Coelentron wall. म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स और ऑल्सो प्रेजेंट इन बिटवीन द न्यूट्रिटिव सेल। न्यूट्रिटिव मसल्स के बीच में हमें वहां पे म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स भी रहते हैं। दे सिक्रेट म्यूकस, अब ये म्यूकस को सिक्रेट करते हैं क्यों? टू एनहांस द एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम, एंजाइम की एबिलिटी को बढ़ाने के लिए ये म्यूकस सिक्रेट करते हैं। और कौन, ये एक्स्ट्रा सेलुलर के लिए हुआ, और सेल रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंट्रासेलुलर डाइजेशन के लिए कौन सा हुआ? इसमें इंट्रासेलुलर डाइजेशन में न्यूट्रिटिव मसल सेल्स, दीज आर एपिथेलियल सेल्स ऑफ सिलेंट्रॉन लाइनिंग। सिलेंट्रॉन का जो गैस्ट्रोडर्मल लाइनिंग होता है उसके ये एपिथेलियल सेल्स हैं, न्यूट्रिटिव सेल्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रिटिव मसल सेल, वन विथ फ्लैजिला and its luminal end, while the other bears pseudopodia. दो तरह के होते हैं, एक में फ्लैजिला होता है, दूसरे में pseudopodia होता है, and they are capable of engulfing the half digested food. वो half digested food को capable है engulf करने के लिए। In some species of hydra, symbiotic stages जिसमें जू कोलेरा है, often seen in the association, यहाँ पे कहीं पे symbiotic organism भी आपको देखने को मिलेंगे। Now stages of digestion in hydra, कैसे stages है? We are taking example of amoeba and hydra. After the entrance of prey into prey, जैसे ही सिलेंट्रॉन के अंदर prey आया, the enzymatic gland जो है वो क्या डिस्चार्ज करेंगे? प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स, as I have discussed earlier. The mucus भी, दूसरे म्यूकस, दो तरह के सेल होते हैं, एक जो एंजाइम सिक्रीट करते हैं, दूसरा म्यूकस सेल जो म्यूकस सिक्रीट करते हैं। तो म्यूकस फ्रॉम द म्यूकस सेल्स कवर द प्रे, पूरे कवर को एंटेंगल कर देंगे म्यूकस से, एंड द प्रे एंड द प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स स्टार्ट एक्टिंग ऑन द प्रे, और दोनों मिलके उनका एक्शन स्टार्ट हो जाएगा। ग्रेजुअली क्या होगा? प्रे टिश्यू आर रिड्यूस्ड, और एक म्यूकस में एक ग्रोथ टाइप का सूपी लिक्विड जैसा तैयार हो जाएगा। एंड द बीटिंग ऑफ फ्लैजिला, जो दूसरे गैस्ट्रोडर्मल सेल्स में जो फ्लैजिलर सेल्स थे वो इंश्योर करते हैं मिक्सिंग को, ये मिक्स करने के लिए वो काम करते हैं। आफ्टर दिस इनिशियल, ये पहले एक्स्ट्रा सेलुलर फेज हो गया, अब दूसरा फेज क्या है? डाइजेशन कंटिन्यूज इंट्रासेलुलरी। अब इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है, द न्यूट्रिटिव मसल सेल्स एनगल्फ स्मॉल फ्रैगमेंट। अभी हाफ जो वो उसमें अभी पढ़ा था कि देखें हाफ डाइजेस्टेड फूड को वो एनगल्फ कर सकते हैं। द न्यूट्रिटिव मसल सेल्स एनगल्फ स्मॉल फ्रैगमेंट ऑफ टिश्यू ऑफ फूड वैक्यूल्स, एंड उसके बाद फूड वैक्यूल में डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन्स कंटिन्यूज। द फूड वैक्यूल अंडरगोज द एसिडिक एंड अल्कलाइन फेज लाइक दैट ऑफ प्रोटोजोआ। जैसे अभी हमने अमीबा में पढ़ा कि पहले वो एसिडिक होता है फिर अल्कलाइन फेज में जाता है, सेम यहाँ भी ऐसा होता है। आफ्टर डाइजेशन के बाद क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड होगा, डाइजेस्टेड फूड, द प्रोडक्ट्स आर, जो डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड करते हैं अदर सेल्स बाय डिफ्यूजन, सिंपली डिफ्यूजन के थ्रू उनको हर में बांटा जाता है। अनडाइजेस्टेबल मटेरियल आर इजेक्टेड,
और अनडाइजेस्टेबल मटेरियल कहाँ पे इजेक्ट होंगे? इन द सेलेंट्रॉन बाय एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस आपने अमीबा में देखा था कि एक्सोसाइटोसिस से वो बाहर एनवायरनमेंट में डायरेक्टली कर देते थे, बट इन हाइड्रा या सिलेंट्रेट्स में वो एक्सोसाइटोसिस बिकॉज द इंट्रासेलुलर या एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन हो रहा है, वहां पे वो पहले सिलेंट्रॉन में एक्सोसाइटोसिस के थ्रू अनडाइजेस्टेड फूड को रिलीज करेंगे, एंड फ्रॉम सिलेंट्रॉन the ejected materials are thrown out through the mouth when the body contracts। और ये जो वो माउथ के थ्रू ही, बिकॉज इसमें और कोई दूसरा ओपनिंग नहीं है और ना कोई टेम्पोररी ओपनिंग फॉर्म होता है, माउथ के थ्रू ही बाय द कंट्रैक्शन ऑफ बॉडी ये अनडाइजेस्टेड मटेरियल को बाहर निकाल देंगे। डाइजेशन इन प्रोटोजोआ के बारे में तो अभी मैंने बता ही दिया। एक्चुअली इट इज नॉट एग्जाम्पल्स, मैंने दो जो लोअर ऑर्गेनिजम्स के ही दिए हैं, क्योंकि सब इनवर्टिब्रेट के हर फाइला का अगर आप एग्जाम्पल देने लगिएगा तो प्रॉब्लम बहुत लंबा हो जाएगा। इट्स बट यू हैव टू गो थ्रू दैट, ईच एंड एवरी फाइला का डाइजेशन यू हैव टू नो, इट डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन। तो हमने फिर एक जनरलाइज डाइजेशन सभी फाइलम का मैंने यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा दिया है, और एग्जाम्पल मैंने सिर्फ प्रोटोजोन का और हाइड्रा का दिया है। तो प्रोटोजोन का हमने पढ़ ही लिया लगभग। पैरासिटिक प्रोटोजोन में अलग होगा क्योंकि वहां पे डाइजेशन टेक्स प्लेस इन द फूड वैक्यूल। डाइजेशन ये पढ़ लिया हमने कि फूड वैक्यूल्स के थ्रू होगा। हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स एक्चुअली ये हमने पढ़ ही लिया अभी। लाइसोसोम डिफ्यूज, उसके एंजाइम्स डिफ्यूज होते हैं फूड वैक्यूल में। मेन डिफर कहाँ करता है? पैरासिटिक प्रोटोजोन में। ये वो क्या पैरासिटिक प्रोटोजोन वो एक्चुअली ये वो एब्जॉर्ब करते हैं प्री डाइजेस्टेड फूड मटेरियल ऑफ देयर होस्ट और डाइजेस्ट their food with the help of hydrolytic enzymes outside the body. Digestion in porifera. In porifera or sponges, the digestion is intracellular. Therefore, it occurs in the food vacuoles of collar cell. दो तरह के सेल होते हैं उसमें, collar cells और pinacocytes and choanocytes. इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ, you have to go through the structures of all the invertebrates. Revision is necessary. So please go through all the structure of invertebrates that to understand these generalized terms. तो उसमें कॉलर सेल होता है, एंडोडर्म जो होता है वो कॉलर सेल होता है, that is known as choanocytes. उसके अंदर ये होता है प्रोटोजोन्स में। दिस इज बैरिंगटन की बुक हमारे कॉलेज में अवेलेबल है, बट लाइब्रेरी में। बट दीज एनिमल्स विद देयर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस रिक्वायर अ डिस्ट्रीब्यूटिंग सिस्टम। लेकिन अमीबा में जैसे हमने पढ़ा था वो यूनिसेलुलर है, ये मल्टीसेलुलर है, टिश्यू ग्रेड में नहीं पहुंचे, बट द पोरिफेरेंस आर मल्टीसेलुलर, तो देयरफॉर दे रिक्वायर अ डिस्ट्रीब्यूटिंग सिस्टम। तो अपेरेंटली ये फंक्शन जो है डिस्ट्रीब्यूशन का कौन है? परफॉर्म्ड बाय द अमीबोसाइट्स। अपने जब पढ़ोगे उसमें तो यू कैन सी कि अमीबोसाइट सेल्स आर प्रेजेंट देयर इन मेसेनकाइम, which transfer the food materials from collar cells to the other cells of the body. Now digestion in coelentrates भी अभी हमने देख ही लिया हाइड्रा में, इसलिए इसको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रासेलुलर दोनों होता है, ये बात यहाँ पे हम लोग को समझने की है कि इसमें दोनों तरह के डाइजेशन होते हैं, और ये डाइजेशन गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी में होता है, एंड प्रोसेस आई हैव एक्सप्लेन्ड जस्ट नाउ। Now digestion in parasitic worms. अभी हम एक एक फाइलम ऊपर बढ़ते जा रहे हैं इनवर्टिब्रेट्स के जनरलाइज वे में। तो इन मोस्ट टर्बुलेरियंस एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है, बट इन सम कैरीड आउट इन द syncytium formed by the process of amoeboid cells. Fasciola hepatica, if you remember, Fasciola hepatica is also a digenetic parasite. It feed on the bile, blood, lymph of the cell debris of their host. Taenia solium भी आपने पढ़ा है। टीनिया सोलियम भी डाइजेस्टेड फूड मटेरियल को डायरेक्टली होस्ट से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। दे आल्सो एब्जॉर्ब ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। एस्केरिस में, एस्केरिस इज आल्सो अ पैरासाइट, ये भी एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन है, एंड बिलीव दैट एमाइलेज, माल्टेज और ये सारे जो एंजाइम्स हैं वो सिक्रीट होते हैं एलिमेंट्री कैनाल में, जो कि डाइजेस्ट कर देते हैं स्टार्च, माल्टोज और प्रोटीन फैट्स को। डाइजेशन इन एनिडिया, उसके बाद एनिडिया में हम लोग आते हैं।
Annelids में डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर होता है. Annelid take all types of food and their intestinal wall produce several. You just go, अगर हम लोग एनिलिडा की बात कर रहे हैं तो you can just remember the digestion of earthworm, or you can go through the digestion of earthworm for this to understand this. The enzymes such as proteolytic enzyme, ग्लाइकोजन, हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम वहां पे सभी है, वो इंटेस्टाइन में सिक्रीट होते हैं. और अर्थवर्म में आपको याद होगा सैलिवरी ग्लैंड्स भी होते हैं, फेरिंग्स भी होते हैं जो प्रोड्यूस करते हैं प्रोटियोलिटिक एंजाइम एंड म्यूसिन, और लेटर वो स्टार्ट करते हैं डाइजेशन प्रोटीन का. आर्थ्रोपोडा में क्रस्टेशिया, digestion takes place outside the body. This is extracellular. In decapods, the food is broken down into its constituent in the gastric meal and at the same time attacked by the proteinase enzyme and forward from the digestive diverticula. तो ये सब वर्ड को अंडरस्टैंड रखने के लिए आपको हर फाइलम का एक टाइप ऑफ डाइजेशन या डाइजेस्टिव स्ट्रक्चर को जाना पड़ेगा, बिकॉज दिस क्वेश्चन इज अ वास्ट. ये पूरा इनवर्टिब्रेट के फीडिंग और डाइजेशन को डील करता है, इसीलिए एक टाइप का नहीं है. तो फॉर टू क्लियर इट फ्रॉम द बेस यू हैव टू गो थ्रू द डाइजेशन ऑफ द एनिमल्स ऑफ ऑल द इनवर्टिब्रेट फाइलम. वहां पे आपको एट द एंट्रेंस द लेटर देयर इज एन कॉम्प्लिकेटेड फिल्टर. वहां पे एक आपको फिल्टर मिलेगा जो कि सिर्फ फाइन फूड को अंदर आने देता है. और फूड पार्टिकल्स आर टेकन इनटू द डाइवर्टिकुला and the contraction of longitudinal muscles expel the contraction of the circular muscle. यहाँ by the combination of the action of circular and longitudinal muscles food को आगे भेजा जाता है. सब insects में भी, insects में अब we are talking about arthropoda. arthropoda में बहुत सारे क्लास हैं. तो insects, insecta is one of the class. वहाँ labial glands, insects में labial glands होते हैं जो secrete करते हैं enzyme amylase in cockroach and sucrose in honey bees and moth. और ये एंजाइम क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं स्टार्च एंड सुक्रोज रेस्पेक्टिवली. The labial glands open in the crop where the digestion may takes place by enzymes. और the crop जो है it is the chief site of digestion in insects. वहाँ पे yeast और बैक्टीरिया में भी कैरी कर सकते हैं तो डाइजेशन ऑफ द फूड मटेरियल. बहुत सारे, बिकॉज स्टार्च बहुत सारे एनिमल्स में, अब जैसे टर्माइट्स में जोड़ की लकड़ी खाते हैं तो सेल्यूलोज नहीं कर सकते हैं, तो वो एक अंदर अपने अंदर एक सिम्बायोटिक बैक्टीरिया रखते हैं जो कि उनके लिए सेल्यूलोज को डिस्ट्रॉय करता है. द इंसेक्ट्स विच फीड ऑन सॉलिड फूड, वहां बोलस एक गोल बॉल लाइक स्ट्रक्चर बना के बोल्स ऑन द लिविंग ऑफ द फोरगट एंड एनक्लोज इन द थिन सेक ऑफ काइटिन. काइटिन का कवरिंग में एक रहता है जो कि पेरिट्रॉफिक मेम्ब्रेन कहलाता है, वो जो कि एंजाइम्स और डाइजेस्टेड फूड के लिए परमिएबल होता है. मतलब इस मेम्ब्रेन, काइटिनस मेम्ब्रेन के थ्रू एंजाइम बाहर अंदर आ सकते हैं और डाइजेस्टेड फूड बाहर जा सकता है. फिर एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड मटेरियल आल्सो टेक्स प्लेस थ्रू इट. वहां पे बताया मैंने, क्योंकि ये परमिएबल है डाइजेस्टेड फूड के लिए. और जिसमें सॉलिड फूड ले रहे हैं उनके लिए है, जो लैकिंग है, completely lacking, this is, ये किस में नहीं मिलेगा, जो फ्लूइड फीडर है, क्योंकि जो बग्स हैं एक्सेट्रा उनमें ये चीज जो है ये आपको नहीं मिलेगा. Many adult butterfly and moths have no digestive enzyme except sucrase which digests the sucrase. In these insects the digestion is also extracellular. Now digestion in mollusca. In mollusk both type of digestion you can see, that is extracellular और intracellular दोनों तरह के digestion आपको मिल सकते हैं. The first of these, the digestive gland made up of branch glandular follicles communicating with the stomach by the system of ciliatic ducts. For this you have to go through the digestion of pila and unio and pila. At least you go for a revision for the digestion of unio and pila to understand these. In some groups the epithelial cells are phagocytosis and intracellular. कहीं कहीं पे intracellular भी होता है according this scientist. और कहीं कहीं पे दोनों का कॉम्बिनेशन भी होता है, मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रासेलुलर का कॉम्बिनेशन भी होता है. A curious process in connection with intracellular digestion taking place in the epithelial cells is the
fragmentation of the outer wall of the cell to form spherical bodies containing food vacuole together with the waste products and the enzymes. अब ये जब ये सब बॉडीज है ये पास होते हैं स्टोमक में और सम एंजाइम्स यहाँ भी सिक्रीट होते हैं. और द सेकंड स्पेशल फीचर क्या है कि फीचर इज द क्रिस्टलाइन स्टाइल. इसमें क्रिस्टलाइन स्टाइल पे आ जाता है विच इज जनरली फॉर्म इन लैमेलिब्रैंक्स बट रेयरली फॉर्म्स इन गैस्ट्रोपोड्स. पाइला में नहीं मिलेगा आपको. So for this mollusca, to understand the mollusca, you have to go to the digestive system of sepia, octopus, phyla, unio to give us generalized. This is the generalized information about whole of the mollusca, not for a single animal. जैसे in most gastropod digestion extracellular होता है. Digestion and absorption taking place in the digestive diverticula. तो different scientists के अनुसार जो यहाँ पे findings है मैंने यहाँ दिया हुआ है. Now digestion in last group, that is echinodermata. Echinodermata you have to go through at least the digestion or the main thing of the Asterias or the starfish or the sea star. In echinoderms digestion वहाँ भी extracellular और intracellular दोनों हो रहा है. In the starfish, digestion takes place outside the body with the help of digestive enzyme. वहाँ pyloric cici contain होते हैं, जिसमें mainly phagocytes which probably take up small food particles and migrate through the gut wall. It is believed that in sea urchin, brittle star, and holothurians, digestion occurs partially in the gut and partially by phagocytosis. Now this is about the generalized, some examples and generalized methods of digestion in the invertebrates. Thank you all of you.